वर्ण। वर्ण को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा ध्वनि। क्या जानना होगा? ध्वनि। वर्ण का परिभाषा जो है वह है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं है। अब पूछा जाए कि ध्वनि क्या है? आवाज। तो ध्वनि क्या है? आवाज है। जैसे तुम बोलता है क, तो एक आवाज निकला। किसका आवाज निकला? क। तो क जो आया वह एक वर्ण है। मुंह से हम जो भी आवाज निकालते हैं वह उसे हम ध्वनि कहते हैं। मुंह से निकलने वाली आवाज को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। समझ में आया? जी सर। ध्वनि किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाली आवाज को हम क्या कहते हैं? अब जो है ध्वनि से ही अब हम वर्ण की परिभाषा को ज्ञात करेंगे। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। अगर कभी पूछा जाए तुमसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या जवाब देंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई। उत्तर में हम जवाब देंगे वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका मतलब वर्ण का किसका? वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? वर्ण। तो वर्ण का परिभाषा क्या हो गया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। याद हो गया? फिर से समझ लो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका नहीं किया जा सकता। जैसे आ को तुम टुकड़ा कर सकता है? नहीं। ई को टुकड़ा कर सकता है? नहीं। ऊ को टुकड़ा कर सकता है? नहीं। क के नीचे ये एक हलंत है। ये जो चिन्ह है इसको कहा जाता है हलन। क्या कहा जाता है? तो क हलंत मतलब ये क आधा है, ये क पूरा। जैसे हम बोलते हैं क, बोलो तो क, ख, ग। तो जब तुम क बोल रहा है और ख बोल रहा है तो वहां आ का उच्चारण हो रहा है कि नहीं? ये उच्चारण हो रहा है कि नहीं? आ का कि नहीं हो रहा? तो क तुम प फा भी बोलेगा तो प आ का उच्चारण आया, फ आ का उच्चारण आया ना। तो प में जब तक आ नहीं जोड़ेंगे तब तक वह पूरा वर्ण नहीं होगा। तो ये जो वर्ण है अ, ई, उ, ए, ग हलन मतलब आधा क, ख हलन, द हलन और प हलन, ये क्या है? वर्ण है जिसका हम टुकड़ा या खंड नहीं किया जाता है। अब इसको समझने के लिए मूल ध्वनि को समझो। हम मूल ध्वनि जैसे हम बोलते हैं शाम, हम आवाज किए शाम। क्या किए? शाम। अब शाम को हम इसको खंड करते हैं। ठीक है? ये एक शब्द है। शाम एक क्या है? एक आवाज है। अब यहाँ पर हम ध्वनि में अलग अलग, जैसे स हलंत मतलब आधा स जोड़ आ में आ, तो ये दोनों मिला दिए तो क्या हो गया? आधा स जोड़ आ बराबर क्या बना? सा। फिर म हलन जोड़ अ, जब इसका उच्चारण करते तो म। अब ये दोनों मिलके क्या बन गया? सा। फिर है दया, द हलंत जोड़ आ, तो यहाँ बन गया और अंतर से यह हलंत जोड़ आ,
यहाँ क्या हो गया? या। ये दोनों मिला के क्या बन गया? दया। तो वर्ण जो है उसका हम खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते। और ये सभी वर्ण है, अ ई उ ए क ख, ये क्या है? सब वर्ण है। इसका हम खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मूल ध्वनि है, जैसे ये स, आ, म, अ, द, अ, अंतर स, या, हलन, आ, ये जो क्या है? ये अखंड है। मतलब अखंड, अखंड का मतलब अखंड, अखंड, अखंड का मतलब होता है जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। खंड, खंड मतलब टुकड़ा किया जा सकता है। तो ये जो अखंड मूल ध्वनि है, ये जो अखंड मूल ध्वनि है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को, जैसे स, आ, म, अ, द हलन अ, य हलन आ, ये इन अखंड मूल ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? तो वर्ण का परिभाषा क्या हो गया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में अ, ई, उ, ए, क, ख, द, प इत्यादि। तो ये हो गया, उदाहरण से समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? अब इसको क्या करना है? कॉपी में लिखना है। लिपि तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। तो हर वर्ण, पहले ये जान लो कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे ये एक क है, ठीक है, या ये अ है, ठीक है। तो ये क्या है? अक्षर भी है, अ अक्षर भी है, क हलन तल्ल भी है ना। उसके बाद उ भी है, ए भी है, ये सब क्या है? अक्षर। तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? तो हर वर्ण की, चाहे वह किसी भी भाषा की हो, चाहे उर्दू की भाषा, उर्दू में भी अक्षर होता है कि नहीं? अंग्रेजी में भी अक्षर होता है, वर्ड होता है ना। अंग्रेजी में भी अक्षर होता है। उसके बाद जो लिपि या भाषा जो हम पढ़ाए थे, तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जितना भी भाषा है, जितनी भी भाषा बोली जाती है, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो लिपि को हम वर्ण संकेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण संकेत। देखो, जैसे हमने बोला प, तो प लिखने के लिए संकेत चिन्ह होना चाहिए कि नहीं? प, तो ये एक प है, ठीक है। ये एक प क्या है? संकेत चिन्ह। किसका संकेत है? वर्ण का। तो हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, ठीक है, या हर भाषा की। तो हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, जैसा कि देवनागरी बताए थे, रोमन बताए थे, और फारसी, पंजाबी वाला गुरुमुखी बताए थे ना। तो लिपि को हम वर्ण संकेत करते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे मान लो हम कई वर्ण हैं, हम आगे चल करके तुमको हर वर्ण के बारे में बताएंगे कि कौन वर्ण कहाँ होगा और कौन वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे देखो, हम लोग क, ख, ग बोलते हैं। जैसे कोई कोई शब्द है प, फ। अब प, फ अगर तुमसे बोलने के लिए कहा जाए, तो जब प तुम बोलेगा तो तुम्हारा मुंह सटता है कि नहीं सटता है? बोल के देखो, प, मुंह, ये मुंह सटा नहीं सटा? प, फ। अब बिना होंठ सटाए प बोलो, तो बिना होंठ सटाए प, होंठ नहीं सटाना है, प बोलना है। नहीं होता? आवाज निकलता है? बोल पाती है? शांत से। तो कहने का मतलब है कि इसका एक उच्चारण स्थल है। जैसे ओष्ठ के बिना हम प, फ, ब, र, म नहीं बोल सकते। अब ट जैसे ही बोलेगा ट, ठ, तो देखना जैसे ही ट बोला तो तुम्हारा होंठ, ये जीव जो है सब ऊपर चला जाता है। ट नहीं, ट बोलेगा अपने आप चला गया, तुमको कोई सिखाया नहीं, अपने आ गया। ट बोलो तो
जिह्वा को तुम नीचे करो और बोलो, ठ बोलो, नहीं बोला, ये नीचे बोला। तो ठ जो है उसका उच्चारण जिह्वा और ऊपर तालु को सरकने से होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ही त था बोलेगा तो तुम्हारा जिह्वा जो है सो दांत में सट जाता है, त आ जाता है त थ। अब जीव को दांत में सताए बिना त था बोलो तो सटेगा, बोलेगा नहीं। तो हर वर्ण का, हाँ, तो हर वर्ण का क्या है, अपना अपना उच्चारण स्थल है, ठीक है। और उन वर्णों का उच्चारण कर्ण से, तालु से, मूर्धा से, है ना, दांत से, होंठ से, नासिका से भी बोला जाता है। तो कौन कौन सा वर्ण किस अंग से बोला जाता है उसका हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखना है कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला जैसे हम क ख लिखते हैं, च छ लिखते हैं, या ABCD लिखते हैं, या जो भी लिखते हैं, अगर मान लो हम देखो वर्णमाला लिख रहे हैं, ध्यान से देखना सही लिख रहे कि गलत। बोलो ये सही है? नहीं। क्यों? का के बाद खा के बाद ग होना चाहिए, लेकिन जहां तहां आ गया हुआ। अच्छा, अगर हम सही लिखते हैं ग ख ग घ फिर च छ ज झ, ये सही है कि नहीं? तो ये व्यवस्थित रूप है, मतलब वर्णों के वैसे समूह जिसको हम व्यवस्थित रूप से जैसे तैसे नहीं। अब अंग्रेजी में ए की जगह ABC की जगह हम D लिख देंगे, P लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो वर्णों के वैसे समूह या वर्ण या अक्षर का जो व्यवस्थित रूप है, मतलब वो व्यवस्था किया, मतलब उसका व्यवस्थित रूप दिया गया। जैसे कहने में तुम लाइन में खड़ा होते हो, एक व्यवस्थित रूप से खड़ा होता है कि पहले छोटा लगेगा फिर बड़ा, उससे पीछे बड़ा। एक साथ तुम लोग क्लास में बैठते हो तो चलो एक साथ लड़का बैठेगा, एक साथ लड़की, तो व्यवस्थित रूप। तो जो भाषा हिंदी वर्ण में, किसी भी भाषा के वर्ण, कोई भी भाषा हो, ठीक है, किसी भी भाषा के वर्ण या अक्षरों के व्यवस्थित रूप, इस रूप को व्यवस्थित रूप, ये व्यवस्थित रूप हमने किया है। ये अव्यवस्थित जी, मतलब जहां तहां, जहां कोई वर्ण कहां, कोई कहां, कोई कहां, ठीक है, ये अव्यवस्थित है। तो वैसे वर्ण किसी भी भाषा के वर्ण या अक्षरों के वैसे समूह जिसको हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहा जाता है। तो फिर से देख लो वर्णमाला की परिभाषा। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, ठीक है, हर वर्ण की क्या होती है? अपनी लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं, याद रखना है। लिपि को क्या कहा जाता है? देखो वर्ण संकेत लिखिए। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णमाला ये भी तो वर्ण का समूह है, ये सब वर्ण है, लेकिन वर्णमाला है नहीं है, लेकिन व्यवस्थित नहीं। तो हिंदी वर्ण किसी भी भाषा के वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर है। कितने वर्ण और अक्षर हैं? 52। ठीक है, अब वो 52 कौन कौन है हम आगे तुम लोग को बताएंगे। जैसे देखो हम लोग अ, आ, ई, कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। सब जानता है, जानता तो सब है, लेकिन वो कौन सा स्वर में है और क ख सब जानता है? अच्छा, अब बताओ, हम तुम लोग से पूछेंगे ये कौन सा वर्ण है? क है। ये किस वर्ण में आएगा? स्वर आएगा। पहले देख लो, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अभी हम स्वर का परिभाषा और व्यंजन दोनों का बताएंगे। तो ये जो हम क लिखे हैं, ये बताओ स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। और हम ई लिखे, ये कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है।
तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं कि जो स्वर में आते हैं और कुछ होते हैं व्यंजन। तो आगे आगे हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषा तुमको बताएंगे। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णाक्षर हैं? लिपि का हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को क्या कहा जाता है? किसी भी भाषा के वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण या अक्षर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? धीरे बोलो। पहला दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आगे हम स्वर और व्यंजन की परिभाषा बस लिखाएंगे, तब तक इसको लिख लो। चलो, अब हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कितने भेद होते हैं? 2। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तो धीरे बोलो, तो चिल्लाचा का है। तो अब हम पहला स्वर वर्ण का परिभाषा लिखते हैं, ठीक है? पहले समझो। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। मतलब किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम नहीं लेते। जैसे हमने कुछ देर पहले बताया, जैसे तुम बोल रहा था क ख ग, तो जब हम क बोलेंगे, अब क बोलेंगे, वहां पर जब तक हम अ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम क बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क में जब तक आ का आ वर्ण का सहायता नहीं लेंगे तब तक क हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आ एक वर्ण है, ठीक है? ई एक वर्ण है। अब क्या इसमें वर्ण ये दोनों वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेके किया गया है? नहीं। ये अ अपने आप में स्वतंत्र है, ई अपने आप में स्वतंत्र है, यहाँ किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं है। तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं है। ऐसे समझो, जैसे तुम पढ़ने आया, क्या तुम स्वयं पढ़ सकता है? नहीं। पढ़ाने के लिए शिक्षक की सहायता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारा लालन पोषण तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं, तो माता पिता कर रहे हैं तो किसकी सहायता तुम ले रहा है? माता। लेकिन खैर एक उदाहरण था। अब यहाँ हमको वर्ण जब पढ़ते हैं और जब स्वर वर्ण की जानकारी हमको मिलती है तो स्वर वर्ण को कहते हैं कि जब स्वर वर्ण बोला जाता है तो इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती। एक और परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यहाँ भी वही चीज लिखा है, जिनका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, या मतलब सहायता नहीं ली जाती है। यहाँ भी वही है कि दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वैसे वर्ण या उस वर्णों को हम क्या कहते हैं? समझ में आ गया? मेरे साथ बोलना है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, याद कर लेगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्णों का जो हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण हमको कहाँ से करते हैं? कंठ और तालु का, कंठ और तालु का उपयोग होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण है। कितने स्वर वर्ण हैं? 11। कौन कौन है? देखो, आ, ई, ऊ, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
में कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11 होते हैं। अब कहेगा सर जब हम लोग आ आई पढ़ रहे थे तो वहां एक अनुस्वार भी आया था और एक विसर्ग भी आया था कि नहीं? जब हम लोग बर्तनिया लिखते हैं 12 खड़ी जब लिखते हैं तो आ इसका मात्रा देते हैं ना। देखो इसका मात्रा है, इसका ये हो गया मात्रा, ठीक है। ये दीर्घही का, ये हर्षहु दीर्घहु री, फिर ए आर ओ ये मात्रा हम लोग लगाते हैं कि नहीं? तो हम लगाते हैं तो वहां अनुस्वार और विसर्ग भी एक आता है कि नहीं आता है? लेकिन ये क्या है? ये स्वर वर्ण नहीं है, ये स्वर वर्ण नहीं है। इसको हम अयोग्य वाह कहते हैं। क्या कहा जाता है? अयोग वाह, इसको कहा जाता है अयोग वाह। इसके बारे में हम आगे बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। तो हिंदी में कुल कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11। अ आ ई उ री ए आई ओ औ। अच्छा अंग्रेजी भी पढ़ा है कि पढ़ा है? ए से जेड तक तुम लोग पूरा पढ़ा है, ए से जेड तक। तो यहाँ भी स्वर वर्ण है, अंग्रेजी में भी स्वर वर्ण है, जानता है तुम लोग? नहीं। अंग्रेजी में स्वर वर्ण को कहा जाता है वोवेल। क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? तो व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट। तो यहाँ भी ए से जेड तक में स्वर और व्यंजन है, जिसको अंग्रेजी में हम वोवेल और कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी के सर पढ़ा रहे हैं ना, वहां नहीं बताते हैं कॉन्सोनेंट और ये वोवेल, आगे बता देंगे, वो जैसे जैसे पाठ चलेगा आगे बता देंगे। तो यहाँ भी स्वर वर्ण, जैसे हिंदी में कितना है? 11। अंग्रेजी में भी है 5। कौन कौन है जानता है? ये क्या है? वोवेल। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है। और बाकी इसको छोड़ के 5 को बचा 21, टोटल 26 होता है ना। ए से जेड तक में कुछ कितना है? 26। तो 26 जो हो गया वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो गया। और जो यहाँ पर है कॉन्सोनेंट हो गया, और यहाँ क्या हो गया? ये 5 है, ए ई आई ओ यू भवेल। तो हम तो अंग्रेजी व्याकरण में अभी हम हिंदी व्याकरण बता रहे हैं। तो हिंदी में कितना है? 11। अंग्रेजी में कितना है? 5। हिंदी में कितना है? 5 बोलता है हिंदी में, अंग्रेजी में 5 है। उसी तरह से सबकी जो भाषा होती है, हर भाषा में अपनी अपनी उसका स्वर और व्यंजन है। और यहाँ ए से जेड तक 26 जो अक्षर है, लेटर है, जो 26 लेटर है उसमें 5 निकल गया भवेल, तो कितना बचा? 21। वो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। जो बाकी 21 बचेगा वो क्या है? कॉन्सोनेंट। यहाँ हमने कितना हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण बताया था? 52। कितना बताए थे? 52 में 11 घटा दो। 52 में 11 घटेगा कितना? 41। तो वो बाकी जो चला जाएगा वो कहाँ जाएगा? व्यंजन। ठीक है। आगे हम अभी धीरे बताते चलेंगे। तो ये हो गए हिंदी में कुल कितने वर्ण हो गए? 11। कितने स्वर वर्ण हो गए? 11। और कुल वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। इसको याद रखेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मात्रा, ये मात्रा चिन्ह हम लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? यही ना मात्रा। जैसे क में का लिखना है तो क में आ की मात्रा दी, क हलंत जोड़ आ, मतलब इसका मात्रा ये। तो का मान लो की लिखते हैं तो क ई, तो यहाँ हो गया क में इसका मात्रा में हर सही है ये लिखते हैं ना। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। ठीक है। तो ये अब तुम लोग को देखना है व्यंजन।
तो स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद। पहला स्वर वर्ण में क्या था कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण में सहायता लिया जाता है। जब तक सहायता नहीं लिया जाएगा तब तक व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। तो स्वर वर्ण में पढ़ा था कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन व्यंजन में क्या है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता नहीं है। जब तक स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेंगे तब तक व्यंजन वर्ण नहीं बोल पाएंगे, न बोल पाएंगे न लिख पाएंगे। जैसे तुमने क बोला तो क में अ आया कि नहीं आया? आया। का आ आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये अ जो आया या आ जो आया ये क्या है? ये क्या है? स्वर वर्ण। ये क्या है? स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण जो है अ आ 11 बताए थे, अ आ ई उ री, ए आई ओ औ, इसकी सहायता लेना। ये जो 11 वर्ण है जब तक इसकी सहायता नहीं लेंगे तब तक व्यंजन वर्ण नहीं होगा। तो व्यंजन वर्ण में किसकी सहायता ली गई? स्वर वर्ण की सहायता ली गई। जैसे तुम पढ़ रहा है तो पढ़ने में तुमको कौन सहायता कर रहा है? शिक्षक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? खाने पीने में तुमको चाहिए कॉपी किताब चाहिए कपड़ा चाहिए, उसको मदद या सहायता कौन कर दे रहे हैं? हमारे माता पिता कर देते हैं। तो किसी ने पढ़ने के लिए या तुमको जो जरूरत का चीज है वो किसी न किसी सहायता लेती नहीं लेती? नहीं लेता है। तो जो किसी की सहायता, तो ये उदाहरण होगा पढ़ने में तुमको मदद शिक्षक करे। तो यहाँ हम वर्ण की बात करें, हम उच्चारण करने की, हम जो बोलते हैं, हम लोग स्वर और व्यंजन सब बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? पहले भी हम पढ़ाए थे कि तुम लोग हिंदी भी बोलता है अंग्रेजी भी बोलता है। बोल चाल की भाषा में जब बोलने लगा तो हिंदी भी बोल दिया अंग्रेजी भी बोल दिया, नहीं बोलता है? कभी कभी नहीं बोलता है कि मैं डेली स्कूल जाता, तो मैं हिंदी तो हो गया, जाता हूँ हो गया, लेकिन जो स्कूल बोला और डेली बोला वो क्या हो गया? तो हम लोग बोल चाल में हिंदी अंग्रेजी बोलिए देते हैं। तो हम लोग जो भी आवाज निकालते हैं क प च आम दादा काका बाबा जो निकालना है मुंह से, अच्छा बात खाली लेकिन निकालना है कि नहीं है? तो जो भी हम मुंह से निकालते हैं आवाज या जो भी वर्ण निकालते हैं या जो भी शब्द निकालते हैं, जो भी अक्षर निकालते हैं वह अक्षर शुद्ध होना चाहिए। सुनने वाला समझे कि तुमने क्या बोला। जब तक तुम्हारे सामने वाला तुम्हारे द्वारा बोले गए बात को नहीं समझेगा तब तक तुम्हारी बात उसके लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई अर्थ समझ में आ गया, आगे जब हम चले तो हम कुछ बोले अब तुम समझ में आ गया तो वो अर्थ सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? वो वर्ण या वो शब्द या वो बोली समझ में आ गया तो वो सार्थक हुआ, नहीं समझ में आ गया निरर्थक हो गया। जैसे चिड़िया लोग जो आवाज करती है वो तुम समझता है नहीं, तो तुम्हारे लिए निरर्थक हो गया। लेकिन अगर हम लोग जो बताते हैं, शिक्षक बताते हैं या माता पिता जो कहते हैं तुम समझ में आ रहा है तो तुम्हारे लिए वो सार्थक हो गया। तो ये सार्थक निरर्थक हम लोग आगे भी इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है? तो व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण में किस वर्ण की सहायता ली जाती है? जब तक स्वर वर्ण नहीं रहेगा तब तक व्यंजन वर्ण नहीं बोल पाएगा। बोल पाएगा नहीं। जैसे क बोलना है तो जब तक अ नहीं जोड़ेगा तब तक क नहीं बोल पाएगा। प बोलना है तो प में अ स्वर छुपा रहता है, ठीक है? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो एक और परिभाषा लिख दी, हम 2 परिभाषा लिख दिए हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है या जरूरी होता है। जरूरी है
जब तक नहीं अगर स्वर वर्ण जोड़ेगा तब तक व्यंजन वर्ण नहीं बोल लिख पाएगा ना बोल पाएगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है या जरूरी होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये क है, क में जब तक आ नहीं मिलाएंगे, ये तो क क्या है? क हलंत है, मतलब ये क आधा है। इसको पूरा करना है क में तो आ मिलाएंगे, ख में ख हलंत जोड़ अ, ख म हलंत जोड़ अ, ब हलंत जोड़ अ, तब इसका उच्चारण हम कर पाएंगे क ख। ठीक है। और इसको हम लोग जो उच्चारण करते हैं, ये व्यंजन वर्ण का जो हम लोग कहीं कहीं उच्चारण करते हैं या स्वर, तो कहीं कंठ से, कहीं तालु से, कहीं जिह्वा से, कहीं ओष्ठ से, कहीं दंत से और नासिका से। ठीक है। तो उच्चारण स्थल हम इसके बारे में बताएंगे। अब आगे हम क्या देखेंगे? स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। तो स्वर वर्ण के भी अलग भेद है और व्यंजन वर्ण के भी अलग भेद है। तो पहले हम बता देते हैं कि स्वर वर्ण के कौन कौन से भेद हैं। तो स्वर वर्ण के दो भेद है। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? दो। पहला मूल स्वर, पहला क्या है? मूल स्वर। और दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। याद रखेगा, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? दो। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। मूल स्वर को कहते हैं ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर को कहते हैं दीर्घ स्वर। इसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे। और व्यंजन वर्ण के भी कितने भेद हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा संयुक्त व्यंजन और पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो ये जो हम स्वर वर्ण के 2 बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या मूल स्वर या संयुक्त स्वर, या फिर अभी व्यंजन वर्ण के जो बताए क्या क्या है? पहला 3 भेद है। पहला स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसके बारे में हम अगले दिन तुम लोग को बताएंगे। ठीक है। आज इतना तुम लोग को लिखना है और याद करके तुमको आना है और हमको बताना है। अब बता, जितना हम बताएं क्या समझ में आप लोग को आ गया कि नहीं? अगर नहीं आया है तो पूछ सकता है। ठीक है। और जो नहीं, अब इसको लिखो, इसको लिख लेना है। अब आगे तुम लोग घर में इसको अभ्यास करेगा, घर में पढ़ेगा। ठीक है। चलो फिर अब हम अगले दिन आगे बताएंगे। आज हम यहीं। ठीक।